हेलो मेरे प्यारे किसान भाइयों और साथ में मज़दूर भाइयों, क्योंकि मज़दूर और किसान एक दूसरे के साथी हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये मेरा प्रार्थना प्रस्तुत है। जिस दिन किसानों के बिल राज्यसभा में पास हुआ था और जिस तरह से पास हुआ था, अपोजिशन बायकॉट कर गई थी और उसके बाद बिना किसी के सलाह मशवरा किए हुए किसानों से भी कहते हैं कि उनसे कोई मशवरा नहीं लिया गया। उसके बाद हमने कहा था कि यदि इसको शांति से जल्दी निपटा लिया जाए, अन्यथा एक एनार्की की स्थिति पैदा होगी। वो मेरा जो वीडियो है आदर्श समाज न्यूज़ में यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और 2 और हैं। उसमें हमने जो सलाह दी थी उसको दोनों पक्षों में से किसी ने बहुत अच्छी तरह से अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण वास्तव में एनार्की की स्थिति पैदा हो रही है। अब स्थिति ये आ गई है कि दोनों पक्ष हट पर डटे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री का एक तरह का प्रेस्टीज इशू है। वो किसानों के हित की बात कह रहे हैं कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं जो कि कांग्रेस पहले करना चाहती थी, मगर कांग्रेस ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। हमारी सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए हैं, 3 कानून, किसान कानून। किसानों को गलतफहमी है जिसकी वजह से ये अभी तक लंबा चल रहा है। बहुत से लोग अनावश्यक तत्व उसमें घुस गए। पार्टियां भी, छोटी छोटी पार्टियां जाके अपना हीरो बनने के लिए किसानों के बीच में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। तो हमने जब देखा कि बातचीत फेल हो रही है, नहीं हो पा रही, और किसानों ने ये अनाउंस कर दिया कि 5 तारीख को बंद किया जाएगा, और उसके बाद साथ में ये भी कहा कि हमारी बातचीत जारी रहेगी। तो ये दोनों विरोधाभास होते हुए हमने कहा कि हम किसी भी हिंसात्मक आंदोलन और बंद के पक्ष में नहीं हैं। आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारा जो है पार्टी का उद्देश्य कि भ्रष्टाचार रोको, अपराधीकरण बंद करो, जातीयता बंद करो, सांप्रदायिकता बंद करो, परिवारवाद बंद का नियंत्रण हो, ये सब है। और सिद्धांत में ये भी कहा गया है कि हम कभी भी चक्का जाम नहीं करेंगे जनता को, जिससे परेशानी होती है। तो जब बंद का आह्वान किया गया तो मुझे पसंद नहीं आया, हमारी पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा हमने जो कुछ कह दिया बहुत है, उस पर विचार करें तो समस्या का समाधान निकल सकता है। अब सब जगह जो है, यानी सरकार पक्ष सारे देश में आंदोलन चला रही है। किसान सभा करा रही है और समझा रही है। हर मिनिस्टर जो भी जा रहा है वो एक ही बात कहता घूम रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने पत्र में भी लिखा है और साफ साफ कह भी दिया है। फिर ये मंत्री जाके वहाँ पर के किसान आंदोलन के नाम से भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और स्पेशली सर्विस को, उनके राजनीति को चमकाने के लिए, मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री देखने के लिए ये किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं। उसका खर्चा जो सरकार वहन कर रही है, सबसे बड़ी चीज़ है जो पार्टी का काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से वहन कर रही है। सरकार की तरफ से मंत्री जाते हैं तो उनका इंतजाम होता है, होम मिनिस्टर जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा सरकार की तरफ से इंतजाम करना पड़ता है। जैसे वो वेस्ट बंगाल में गए हैं, सरकारी होम मिनिस्टर के रूप में जाते हैं, तो आप जो है एक धर्म के नाम के व्याख्या नहीं कर सकते, एक धर्म के नाम का नारा नहीं लगवा सकते। अगर लगाते हैं तो ये संविधान के प्रियम्बल का उल्लंघन है। इनको सोचना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि ठीक है, जय श्री राम, भारत माता की जय, ये तो आपके हो सकता है विचार, आपका आस्था हो सकती है, मगर बहुत से लोगों की आस्था नहीं है, क्योंकि ये तो 8 धर्मों का देश है। तो हर एक वो जय श्री राम नहीं बोल सकता। आप यही बात पर लड़े हुए हैं कि जय श्री राम हर एक को बोलना चाहिए, भारत माता की वंदे मातरम हर एक को कहना चाहिए। तो ये जो है, इससे एक कटुता पैदा होती है, इससे कोई आगे बढ़ नहीं रहा, और क्लैशेज होती हैं। और राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में नरेंद्र मोदी साहब से हमने
बहुत पहले भी कई बार अनुरोध कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर भी किए थे कि राजनीति के अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव रोकने नहीं होनी चाहिए। मगर देखने को यह आया कि बिहार में तो 70-75% लोग क्रिमिनल ही घोषित MLA बने हैं। तो बताइए प्रजातंत्र है या अपराधी तंत्र है, क्या तंत्र है, इसको आज तक मैं समझ नहीं पाया। तो प्रजातंत्र में तो सर्वसम्मति जरूरी है, डायलॉग्स जरूरी है, युद्ध टाइप की स्थिति पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, एनार्की पैदा नहीं होनी चाहिए। जो देश में आज सारा देश के हर एक आदमी की एनर्जी इसी में व्यर्थ में चली जा रही है और नहीं है। तो हम अब आंदोलन, जब किसान आंदोलन हो रहा है, सभी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, तो हमारी आदर्श समाज पार्टी ने सोचा कि केवल अहिंसात्मक जो प्रदर्शन है, अहिंसात्मक आंदोलन है, उसमें तो आदर्श समाज पार्टी किसानों के साथ है। मगर जहाँ चक्का जाम, रेल रोको और मारधाड़ है, अपराधीकरण है, उसमें आदर्श समाज पार्टी कभी भी सपोर्ट किसी आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेगी। हमारा अहिंसात्मक, शांतिपूर्वक ढंग से और संवैधानिक तरीके से जो संविधान है उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से वो अपना सब प्रयास कर रहे हैं, गुरुद्वारा में गए हैं, मत्था टेका है, बहुत अच्छी बात है। सब लोगों की भावना इसी धार्मिक उससे जुड़ी हुई हैं, और भी तमाम मंत्री लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब किसानों को भी सोचना चाहिए कि क्या चाहते हैं। मेरी समझ में आता है जो किसानों ने जो हमसे बात की है, वो चाहते हैं कि नंबर 1 कि मंडी जो बनेंगी, नई मंडी होंगी और पुरानी मंडी होंगी। नई मंडियों में जो भी इन्वेस्ट करेगा वो खूब अच्छे से फैसिलिटी देगा किसान को, तो उसमें जो उसको फ़ायदा हो किसान लाएगा, तो पुरानी मंडी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब गवर्नमेंट कह रही है कि पुरानी मंडी भी चलेंगी और नई मंडी भी चलेगी। तो मेरा सोच ये है कि जिस तरह से जियो और BSNL का मामला ही ले लीजिए। BSNL पुराना एस्टेब्लिश एक अच्छा सा वो हो चुका था, उसको सुधारने की ज़रूरत थी, करप्शन था उसको दूर करने की ज़रूरत थी, न कि उसके लिए और प्राइवेट वालों को प्रमोट कर दिया, जैसे जियो प्रमोट कर दिया। अंबानी की यही तो शिकायत है कि अंबानी अडानी की पक्ष लेते रहते हैं सरकार, तो अंबानी जी को दे दिया, और अंबानी ने अपना 1000 करोड़ उन्होंने भी दे दिया, सरकार ने भी, उनके स्थापित करने के लिए। तो अब नेचुरली जहाँ सरकार का दिखाई देता है और वो फैसिलिटी अच्छी दे सकते हैं, तो दूसरा जो अपने आप बैठ जाएगा। BSNL बैठा जा रहा है। अब उसके लोगों को यही बात है कि हज़ारों करोड़ की जो ज़मीनें हैं वो किसी दिन BSNL की ज़मीनें यही प्राइवेट लोग जो प्राइवेट लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, ये खरीद लेंगे। तो इस तरह से तो हो गया कि जो नई मंडी और पुरानी मंडी में यही होगा कि पुरानी मंडी ख़त्म हो जाएंगी और नई मंडी, क्योंकि पुरानी मंडी तो सरकार चलाती थी, तो सरकार की फैसिलिटी उतनी नहीं हो सकती जितने कि मालदार लोगों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की फैसिलिटी हो सकती है दिखाने के लिए शुरू में। दूसरा उनका आरोप यह है कि साहब SP आपका वो जारी रहेगा, सपोर्ट प्राइस प्रोक्योरमेंट प्राइस जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और जैसे चल रही है वैसे ही चलता रहेगा। तो आप जो है प्राइवेट को खोल रहे हैं कि कोई भी आके परचेज़ कर सकता है किसान की उसको उपज को, तो वो अच्छी कीमत देगा। अच्छी कीमत देगा तो किसान जो उसे ज़रूरत क्या है सरकारी उस पर लाने की, और सरकारी उस पर नहीं लागू होंगे तो प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, बफर स्टॉक कैसे बनेगा। मेरी चिंता ये है कि बफर स्टॉक बताएं कि कैसे रहेगा। जैसे आज बफर स्टॉक नहीं होता तो लाखों आदमी इस देश में मर गया होता भूख के मारे। तो आपकी सरकार की जो फ्री वितरण की योजना थी उससे काफ़ी राहत मिली है। तो भविष्य में कैसे होगा जब आपका वो प्राइस कंट्रोल, भले ही आपने ऊपर दिखा दिया मगर 2-3 साल तो खरीदेंगे, उसके बाद नहीं खरीदना हुआ, इधर मंडी बंद हो गई, तो फिर किसान कहाँ जाएगा, ये समस्या है। तो उसमें लिखित में वो मांग रहे हैं, लिखित का मतलब है कि संविधान उसमें उनके एक्ट में बदलाव आना चाहिए। ये कि लिखित में दे रहे हैं वैसे ही दे रहे हैं, तो वो तो ऐसे ही है जैसे कोई चीज़ लिखित में दी जाती है और वो बाद में ख़त्म हो जाती है। उदाहरण के लिए मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैंने बड़े दिमाग से शेड्यूल कास्ट का जो के ऊपर खर्चा होता था, 4% खर्चा होता था 95 में, मैं पुरानी सेक्रेटरी था,
उसमें उसको सोच करके हमने कहा कि उनका पॉपुलेशन 21% है तो 21% खर्चा होना चाहिए। वो अलग से ईयरमार्क होने लगा फंड शुरू का सब प्लान के नाम से, भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन से भी सारे देशों में माना मानी, नरेंद्र मोदी जी ने भी उसे इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद जैसे नरेंद्र मोदी जी आए और वो ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, जो प्लानिंग कमीशन से अप्रूव्ड ऑर्डर था, प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव्ड ऑर्डर था, उसको ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब यही हाल किसी भी स्थिति का जो लिखित में नहीं है, जो संविधान जो लॉ में नहीं है, कानून में नहीं है, उसको कभी भी कोई भी सरकार ख़त्म कर सकती है। आज आपकी सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी, कल दूसरी सरकार आएगी तो हो सकता है जो बात आप कर रहे हैं कि जब हम ये जो कीमत निर्धारण करने की बात उसे ख़त्म ही कर दें कि हम नहीं करते, जो प्राइवेट है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट करने दो। तो ये जो किसानों की जो समस्या ये है। दूसरा उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो इस तरह के जो वो होंगे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। अब एक अजीब सी बात है, हर चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में तो कॉन्ट्रैक्ट, इतना बड़ा शोषण हो रहा है सर्विस वालों के लिए जिसका कोई ठिकाना नहीं। नए नए लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है, इंजीनियरिंग करके आए हैं, PhD करके आए हैं, वो कर रहे हैं, उनको 10,000 15,000 रुपया दे दिए जाते हैं और बैठे हैं वो 10-15 हज़ार रुपया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे। कब तक चले कब तक नहीं चले, उनका जीवन कोई सुरक्षित जीवन नहीं है, बहुत दुखी जीवन है। उनसे पूछिए जाके, एक कमरे में 5-5 6-6 लोग सोते हैं नोएडा में और तनख्वाह मिलती नहीं। तो ये प्राइवेट का जो कॉन्ट्रैक्टाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्टाइजेशन है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये चाहे आप 5 साल के लिए लें या कुछ करें, उसको निश्चितता तो होनी चाहिए कि कम से कम मुझे 5-6 साल तक नौकरी करूंगा या 10 साल तक करूंगा, तो 10 साल के बाद मुझे हटना पड़ेगा, तो अपना अल्टरनेटिव कोई सोच सकता है। इसी तरह से इन किसानों कि अगर आप लिखित में नहीं दे रहे तो उनको ये हो रहा है कि कल कोई भी दूसरी सरकार आएगी, ये जो ख़त्म कर देगी उस स्कीम को, परचेज वाली को, तो फिर क्या होगा। ये एक वो है, मंडी की समस्या है उनका, ये कीमत की समस्या है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की समस्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्म में वो सोचते हैं कि बाहर के बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे और वो ज़्यादा पैसा ले करके उनकी फसल लेंगे। आप फसल को सब जगह बेच सकते हैं, आपका यही तो है कि सब वो इनपुट ज़्यादा दे देंगे, बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी दे देंगे किसान के लिए, तो वो आकर्षित होगा। और आकर्षित होने के बाद अगर फिर परचेज नहीं करना का कोई बाध्यता तो होगी नहीं, तो फिर किसान क्या करेगा। ये किसान के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और उसकी ज़मीन हड़प लेंगे। आपने कह दिया कि हम ज़मीन नहीं लेंगे, ठीक है ज़मीन नहीं लेंगे, मगर वो मजबूर हो जाएगा, आपके कहने से थोड़ी होगा। वो तो उसकी फसल ले रहा है कोई और नहीं ले पा रहा, नहीं बिक पा रहा। छोटे छोटे किसान हैं, 1 हेक्टेयर से नीचे वाले 80% लोग हैं। अब वो क्या करेंगे, ये उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। वो सब मजदूर बन जाएंगे। तो छोटे छोटे किसान थे वो मजदूर बन जाएंगे, और मजदूर बनने से वो सब खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए ना, बटाईदार हुआ करते थे वेस्ट बंगाल में, और बटाईदार होने की वजह से तमाम वहाँ पर झगड़े बगड़े और नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ। वहाँ के ज्योति बसु साहब ने, उन्होंने लगा के मार्क्सिस्ट लोगों ने 27 साल तक राज किया वेस्ट बंगाल में, कैसे कि जो बटाईदार थे उन शेयर क्रॉपर्स को मालिकाने हक दे दिए। और यहाँ उल्टा होने वाला है कि अगर बाहर के बड़े बड़े लोग आ जाएंगे तो फैसिलिटी देंगे किसानों को, लोभित करेंगे, मगर मजदूर बना देंगे, और मजदूर बना देंगे। या उल्टा हो रहा है, तब उल्टा चलेगा या वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर तो हमने ये सजेस्ट किया था कि उनका किसानों का, छोटे किसानों को इनपुट बैंक टाइप की होनी चाहिए, जो सरकार या जिससे लागू इन्हीं इंडस्ट्री से कहिए कि आप इनपुट बैंक खोलें, और वो इनपुट बैंक से सस्ते पे किसानों को हर हालत में ऋण दिलवाएं, या सरकार उनको फ्री ऋण दिलाए, फ्री सहायता दिलवाए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम ये से फ्री कर रहे हैं, हम वो फ्री कर रहे हैं, तो किसानों को करें ना, तो किसान अपने आप ही देखिए कल ही ख़त्म हो जाए। उनसे कहिए आपको सारा इनपुट फ्री देंगे हम, है सारी चीज़ छोड़ करके किसानों की जो सहायता है वो फ्री दी जाएगी। समय पे बीज दिया जाएगा, समय पे पानी दिया जाएगा, समय पे ट्रैक्टर उपलब्ध होगा, सब चीज़ ये करने की ज़रूरत है। तो आपको दे विल टेक मोर इंटरेस्ट इन देयर ओन कल्टिवेशन ऑफ द लैंड। उनका खुद का जो स्वामित्व होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब भारतीय संविधान के विपरीत है, क्योंकि हमारा संविधान प्रीएम्बल क्या कहता है, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड सोवरेन रिपब्लिक। ये जो स्वरूप है हमारे प्रीएम्बल का, उसमें से आप सोशलिस्ट को कैसे ख़त्म कर देंगे।
अब आप प्राइवेटाइजेशन करके कंप्लीट सोशलिज्म करना चाह रहे हैं। गरीबों का नुकसान और मालदारों को मालदार। आज भी मालदार के जाने कहाँ से अडानी अंबानी की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ अडानी अंबानी चले जा रहे हैं। पहले जब प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो सबसे पहले वो जापान गए थे और उनके साथ तमाम ये इंडस्ट्रियलिस्ट गए। तब भी हमने कमेंट किया था माननीय मुख्य प्रधानमंत्री से कि आप सोशल जो वो है, जो आपका धर्म है, वो एक तरह का आपने खुद ही कहा था कॉन्स्टिट्यूशन मेरा धर्म ग्रंथ है, तो संविधान के अनुसार आपको काम करना चाहिए। आप जो कुछ एक पक्ष को लेकर वहाँ गए तो स्पष्ट होता है कि आप उनकी फेवर कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से माननीय प्रधानमंत्री को बचना चाहिए था। अब वो चिंतित हैं कि उनकी इमेज खराब हो रही है, तो इमेज तो खराब हो ही गई है। सारे हर आदमी, चाहे वो सरकारी अधिकारी है, चाहे कोई रहा है कर्मचारी है, वो किसान का बेटा तो है, कहीं ना कहीं तो किसान से तो जुड़ा हुआ है। मैं खुद हूँ, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे पास खेत था। आज भी हम किसान के बेटे कहलाते हैं, भले ही हम IPS आ गए, IAS आ गए, सब कुछ हो गए। ये एक निष्पक्षता के कारण ही हम इतने ऊपर पहुँचे। अब वो जो है, मगर किसान के प्रति हमें लगाव है, क्योंकि हमने हाथ से खेती काम किया है। अगर खेती न होती हमारे पास तो हम कैसे पढ़ते, कैसे रहते। ये एक सबसे बड़ा विचार यह है कि जिनके पास खेती चली जाएगी वो कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। और आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को आपने हर चीज़ कॉस्टली कर दी, आपने शिक्षा इतनी कॉस्टली कर दी कि पूछी हो गई। हमने हर बच्चे को उत्तर प्रदेश में 95 में स्कॉलरशिप दिलाया था, शुरू कास्ट के को, बैकवर्ड को, वैसे जनरल आदमी को। वो आज आपकी सरकार ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? माननीय मोतीलाल वोरा जी के लिए मेरी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है कि उन्होंने स्कॉलरशिप हमने सेंक्शन किया था 95 में, हम प्लानिंग सेक्रेटरी थे और वो राज्यपाल महोदय थे, और उन्होंने माना और पहले दर्जे से ऊपर तक 10वें तक वजीफा सरकार देती थी प्लानिंग पैसे से, और बाकी भारत सरकार 11 से ऊपर देती थी। उससे बड़े खुश थे लोग। आते या आपने उससे पूर्व अखिलेश यादव जी ने वो इस का सब प्लान ही बंद कर दिया, और आपने तो हद ही कर दी, आपने तो प्लानिंग कमीशन ही बंद कर दिया उसका नाम बदल दिया और कह दिया कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं हमें सुकास से। आज माननीय प्रधानमंत्री बताएंगे कि जो लिखित में ऑर्डर थे, अप्रूव थे, उसको आपको ख़त्म करने में देर नहीं लगी, तो केवल आप लिखित ऑर्डर दोगे तो क्या पता कि भविष्य में चले। ये मेन चीज़ उसके जनता के दिमाग में है, किसानों के माइंड में है। तो इसलिए उसको सुधारिए, और सुधारने के बाद मैं अपने प्रधानमंत्री से नमस्कार करना चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जो अशांति वाला वातावरण है इसको ख़त्म करिए, और कम से कम आप जो है कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए हैं जो आपको सही राय दे सकें, और जल्दबाजी में कोई काम नहीं हो जिससे कि अनार्की पैदा हो। ये हुआ, आप बार बार ये CA अब वो कह रहे हैं, फिर से होम मिनिस्टर साहब CA और अब जो NRC जारी रहेगा, NRC जल्दी से जारी करेंगे। इस सब की क्या ज़रूरत है कहने की? NRC जारी करेंगे तो फिर आप कह रहे हैं कि NRC से कोई लेना देना नहीं यहाँ के लोगों का। तो ये दोनों में आप में कंट्रोवर्शन है, इनको होम मिनिस्टर से हटा करके दूसरी जगह कर दीजिए। हैं, कोई ज़रूरी है कि वही होम मिनिस्टर चला पाएंगे? जाके इधर उधर की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बिहार में वहाँ होती नहीं, उसके बाद वेस्ट बंगाल में हो रही हैं। अरे आपका शासन करना इस तरह की इस आधार से शासन करना कोई प्रशंसा की बात तो है नहीं। दया, करुणा, प्रेम, मैत्री से जीतिए लोगों के दिलों को। हैं, जैसे आप करते हैं वैसे आपका होम मिनिस्टर तो नहीं कहते, उनकी भाषा ऐसी कड़वी है कि वो लोगों को भाती नहीं है। हम कई बार कह चुके हैं, आप में उनमें बहुत डिफरेंस है बात करने में, उसको सुधारिए, तो नहीं तो ठीक नहीं है। किसानों को फ़ौरन, अब इतने दिनों से किसान क्या करेंगे? आप अल्टीमेटली आप गोली चलाएंगे क्या? ये प्रजातंत्र है, आप गोली से मरवा तो नहीं सकते। किसान जो बैठा हुआ है भूखा प्यासा 20-21-22 दिन से, आपको कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, आपको सरकार भारी है, सरकार के सामने सभी झुकते हैं, नहीं तो आपके लोग पकड़ के बंद करते रहेंगे और करना शुरू कर देंगे। और जो कभी कहते हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, अरे वो स्टूडेंट्स हैं, उनके टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करते? अरे जिन्होंने गलत काम किया, देश के द्रोह की बात करते हैं, उनको फ़ौरन ही आपके पास इतनी ज़बरदस्त वो है, पुलिस फोर्स है, सब कुछ है, उनको पकड़ के बंद करिए। देशद्रोही को टॉलरेट नहीं किया जा सकता, जहाँ कोई भी हो। हमारी पार्टी तो आदर्श नाम ही इसलिए रखा है कि ये मध्यम वर्गीय है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट आर नॉट अलाउड, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ आर नॉट सपोर्टेड बाय आवर पार्टी। हम आपके शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्यूशन के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान बुद्ध से कि आप सबको बुद्धि सद्बुद्धि दे, और जल्दी से जल्दी
किसानों की समस्या का निदान ढूंढ सके। हैं, जय भीम, जय जय भारत, जय जय किसान, जय मजदूर, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जय भीम। हेलो, नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श समाज पार्टी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। किसानों के आंदोलन और माननीय प्रधानमंत्री के बीच में जो मतभेद चलता चला आ रहा है, इससे 1-1.5 महीने से ज़्यादा ये स्थिति हो गई कि एनार्की जैसी स्थिति पैदा हो गई देश में। तो हमने ये सजेस्ट किया था कि किसान के जो नेतागण हैं, माननीय प्रधानमंत्री की केवल वो रह गई है, बाकी जितने उनके नेता हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री किसानों के मध्य सीधे जाकर संपर्क करें, उनको वो दें और बताएं सब बात, जैसे उन्होंने बाहर बताया है उसमें बताया। वैसे ही अगर आमने सामने बात हो तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री और किसानों के बीच में फ़ौरन ही सुलहनामा हो गया होता, मगर नहीं हुआ। इसलिए हमने बीच में जय किसान और जय नरेंद्र मोदी जी का हाथ संबोधित किया था कि दोनों के बीच में हम न्यूट्रल रह करके एक सलाह दे रहे थे कि दोनों जब तक आमने सामने नहीं होंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। खैर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उचित समझा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो भी हैं उनके अटॉर्नी जनरल ने एजेंडा दिया है और अपनी बातें बताई हैं कि किसानों का इससे फ़ायदा होगा। 3 जो किसानों के एक्ट बने हुए हैं, किसान उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं कि हमारा इससे नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों में जो मतभेद चल रहा था उसको दूर करने का एक ही रास्ता था कि हमने अनुरोध किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना हस्तक्षेप करें, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को रोक करके और 4 जो एक्सपर्ट हैं उनकी कमेटी बनाई। किसान लोगों को ये पसंद नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो भी 4 एक्सपर्ट हैं वो अटॉर्नी जनरल के और सरकार के जेब के लोग हैं। जैसे पुलिस अपने विटनेसेस अपने पॉकेट विटनेस करती है, वैसे इन्होंने स्पेशलिस्ट को रखा है जो स्पेशलिस्ट पहले किसानों की समस्या के विपरीत बोल चुके हैं और उनके पक्ष में नहीं बोले हैं। तो किसानों का स्वाभाविक है कि वो उनको नहीं विश्वास किया जा सकता, तो इसलिए उन्होंने उनका भी समर्थन वापस कर दिया है। अब समस्या ये उठती है कि एक तरफ माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं जिनकी सभी इज्जत करते हैं, सभी देश में हैं, उनकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मगर अब ऐसा महसूस हुआ कि जब किसानों के लोगों ने बड़ा सिद्ध कर दिया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफत की है, उनकी कमेटी बनने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह का प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये स्थिति बहुत ही ख़राब है, इसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब किसान भाई जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही कमेटी के समक्ष नहीं प्रस्तुत करेंगे, उनकी बात बिल्कुल सही है कि जो पॉकेट के स्पेशलिस्ट हैं, सरकार के स्पेशलिस्ट हैं, उनके सामने उनको पक्ष रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही लॉट फेयर की बात आती है कि माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए था कि उनसे इसको बात करते, अब होल्ड करते हुए प्रधानमंत्री को चाहिए कानूनों को होल्ड करते हुए किसानों से सीधे बात करें, और बात करने पर मैं समझता हूँ समाधान निकल सकता है। अन्यथा एक तरह का देश में एनार्की जैसी पैदा हो गई है, जिसको हमने बहुत पहले कहा था। माननीय प्रधानमंत्री की थोड़ा बहुत जो इज्जत बची है, तो जो बाकी उनके पार्टी के लोग हैं वो नुकसान कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में जो कोविड की बात हो रही है, वहाँ पर हज़ारों की भीड़ आती हैं और धन बल बाहुबल के आधार पर बहुत बड़ी संख्या में लोग बुलाए जाते हैं। तो वो स्पष्टतः इससे माननीय प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है ना। तो ये अगर इस तरह से सॉल्यूशन नहीं निकल पाया तो ये भी बहुत देश के लिए बड़ी ख़राब बात होगी। किसान भाई हमारे बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय, बहुत ख़राब है, और इसीलिए हमने तो एक किसान के बेटे के रूप में अधिकारी इतने 36 साल तक IAS के तमाम पदों पर रहते हुए हमने ये अनुभव किया था कि ये जो एक्ट जिस तरह से जल्दी बनाए गए हैं और माननीय सरकार ने कहा उनसे गलती हुई तो उसको वापस लेने में माननीय प्रधानमंत्री को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्हीं तरह के बिल थोड़ा बहुत सुधार की जो बात कर रहे थे वो उनको सम्मिलित करते हुए फिर से आप पार्लियामेंट में पास करवा लें और किसानों को आश्वासन दें कि उनके पक्ष को भी ध्यान में रखा जाएगा
तो मैं समझता हूं कि ये समस्या का शांतिपूर्वक ढंग से हमारे प्रजातंत्र को बचाने का एक बहुत बड़ा साधन होगा, एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। माननीय प्रधानमंत्री से पुनः एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया इसको सीट से निकालें, नहीं तो ये महसूस होता है, हमारे बारे में ये महसूस होने लगा है कि हम प्रधानमंत्री की तरफ झुके हुए हैं, हम बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं, हम भ्रम दूर करना चाहते हैं। चंद्रपाल कभी भी किसी के साथ सामने नहीं झुका है और न किसी की तरफ झुके हैं, न किसी पार्टी से कोई मतलब है। मैं तो एक आदर्श समाज बनाने के लिए कद संकल्पित हूँ, जिसमें कि धनबल बाहुबल का इलेक्शनों में प्रभावी चुनाव सुधार आए और अच्छे से चुनाव प्रचार बिना पैदल चल के हाथ जोड़ के लोगों के पास जाएं। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का ही हम सब खाते हैं और किसान के आधार पर ही हमारी इकोनॉमी प्रगति हो सकती है। हमने पुराने अपने वीडियो में स्पष्ट कहा है कि ये सारे के सारे जितने बिल बन रहे हैं ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाएंगे और हमारा गरीब किसान कुछ नहीं रह जाएगा। कुछ समय के लिए किसानों का फ़ायदा दिखा सकते हैं। एमएसपी अगर ख़त्म कर दी, जब आपने लिख दिया कि हम लिख के दे देंगे, उसे एक्ट में ले आइए, इसमें कौन सी आपत्ति है? किसान इससे खुश हो जाएंगे। और फिर एमएसपी नहीं है, प्रोक्योरमेंट नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो जो इमरजेंसी में गरीब लोग कैसे जीवित हुए रहे हैं वो कैसे जीवित रहेंगे? तो इसलिए एमएसपी भी ज़रूरत है, प्रोक्योरमेंट ज़रूरत है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह से, वो भी ज़रूरी है। अन्यथा गरीबों के लिए कैसे होगा? किसान लोग कैसे रहेंगे? इसलिए बड़े बड़े लोगों ने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, स्पेशली जिनका नाम लिया जाता है, वो जो अदानी अंबानी, इससे जो और जो भी लोग हैं इसमें जिन्होंने उद्देश्य बना रखा है कि हम सारी देश की कृषि पे भी अधिकार जमा लें, तो इससे तो किसान पसंद नहीं करेगा। और मैं इस मामले में किसान जो कहते हैं बात सही है कि उनको एक बार दिखा करके कुछ दिन लाभ दिखाते हुए किसान से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अरे भाई, फ़ायदा कुछ दिन होगा, तो एक साल के लिए होगा, बाद में अगर नहीं हुआ तो किसान तो समझता है तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, उसकी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पर चली जाएगी तो वो मजदूर हो जाएगा। इन सब को भ्रम को दूर करना एक्ट से पहले, बनाने से पहले आवश्यक है। इस एक्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी वापस ले लिए तीनों को, और फिर से किसानों को कॉर्पोरेट नेताओं से बातचीत करके और जनता के सामने विचार विमर्श करके और फिर से एक्ट लाइए। और एक्ट लाएंगे तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम जो बात है वो भी याद रहेगी, अन्यथा स्थिति भविष्य में बहुत खराब होने वाली है। जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय जवान। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। मैंने किसानों के और सरकार के बीच में जो संघर्ष चल रहा है किसान बिलों के बारे में, उस पर 3-4 वीडियो दिए थे। 1 माह के पश्चात भी आज स्थिति कुछ सुधार हुआ है, दोनों के हठ धर्मिता थोड़ी कम हुई है, परंतु अभी भी समाधान, सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, तो बड़े दुख की बात है। देखिए, मैं चाहता हूं और मैंने ये अनुरोध किया था किसान भाइयों से और माननीय प्रधानमंत्री से कि ये समाधान जल्दी निकालिए, क्योंकि हमने पहले ही ये पूर्वाभास कर लिया था कि जैसे ये बिल पास हुए थे उसी समय हमने अपने अनुभव के आधार पर ये कहा था कि ये एनार्की पैदा करेंगे। आज ये स्थिति है कि वास्तव में देश में एक तरह की एनार्की पैदा हो रही है। हमारे किसान भाई भूखे प्यासे परेशान ऐसी ठंड में पड़े हुए हैं सारे देश से आकर के वहाँ, और सरकार भी, सारी सरकार के जितने भी माननीय मंत्री जी, एमपी, सारे किसान भाइयों को किसान सम्मेलन करके समझाते घूम रहे हैं। बहुत सी पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी और इसका किसान जो सम्मेलन है, किसान का जो धरना प्रदर्शन है, वो उसका राजनीतिकरण हो गया है। इस पूरे के उसमें सुनते हुए मुझे महसूस हुआ कि ये तो अजीब सी स्थिति हो रही है। इसकी वजह से सफ़ेद जो आ रहा है, इसकी स्थिति यह है कि 2-3 बातें ऐसी सामने आई, उससे बड़ा मुझे कष्ट हुआ। सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने तो संविधान को अपना धर्म ग्रंथ बताया है।
मगर संविधान की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट से के सम्मुख है ये केस, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मगर जब दो पक्षों के बीच में हटी चल रही हो और उसकी वजह से सारे देश की अशांति भंग हो रही हो, हर आदमी परेशान है, उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट को इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के मामले को तुरंत निपटारा करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कराना भी सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी तरह जानती है। तो उसके अनुसार इस समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि हमारे संविधान के रक्षक जो हैं सुप्रीम कोर्ट है, इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। फंडामेंटल राइट जरूर है हर एक का, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल शांतिपूर्वक ढंग से बैठना, ये फंडामेंटल राइट है, मगर जहाँ एक हद क्रॉस हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे, सारी जनता परेशान होती दिखाई दे, उस समय एक निष्पक्ष माइंड से सोचने का काम मानी सुप्रीम कोर्ट का है, वो इस पर निर्णय ले, और वो मैं संभवतः इसमें लगी हुई है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। मगर इस बीच में मुझे जो दो तीन बातें ऐसी सुनाई दी जिससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि ये इंडिया में कोई डेमोक्रेसी है। अब ये बात कहना बात सही है कि हम बहुत पहले कहे थे कि राजनीति में अपराधीकरण हो गया है, धनभाव और बल के आधार पर जो है नेता पहुंच जाते हैं, नेता बन गए अपराधी, अपराधी नेता बन गए। ये जो हमारा नारा था वो आज सिद्ध होता दिखाई दे रहा है कि एनार्की, ये जो डेमोक्रेसी है वो मोबोक्रेसी होती चली जा रही है, राहुल गांधी जी ने कहा। तो ये तो हम बहुत पहले कह चुके हैं, मगर डेमोक्रेसी जहाँ क्वेश्चन होने लगती है वहाँ महसूस होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिल बैठ करके बातचीत करके वार्तालाप के आधार पर और पार्लियामेंट के अंदर सही रूप से तर्कपूर्ण विचार विमर्श करके समस्या का निदान होना चाहिए। मगर यहाँ तो सड़कों पर चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, कोई चिंता नहीं किसी को क्या हो रहा है, सब अपने अपने पार्टी के उसमें आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और मुख्य रूप से दो ही पार्टी हैं, जैसे आपकी कांग्रेस पार्टी है, दूसरे आपकी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों का सपोर्ट लिए हुए है, कांग्रेस पार्टी कुछ दलों का सपोर्ट लिए हुए है। ये अपने अपने सत्ता को प्राप्त करने के या बरकरार रखने के हैं उसमें लगे हुए हैं। उनको किसानों की चिंता नहीं है कि किसान कैसे परेशान है, गरीब कैसे काम कर रहा है, कैसे रास्ते बंद हैं, कैसे जनरल पब्लिक का नुकसान हो रहा है। ये तो एक स्वार्थपूर्ण राजनीति हुई, ये मेरा इसका विचार है। इसलिए डेमोक्रेसी को बचाना तो हमारा संविधान का कर्तव्य है, और फिर अंततः संविधान की रक्षा करना माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो है, कर्तव्य है। तो मुझे विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेगी, एक बात। दूसरा, मुझे बहुत खला कि संजय राउत है जो शिवसेना के संभवतः वो उनका जो मुख्य पृष्ठ है उसके संपादक भी हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन पैदा होती जा रही है देश में कि रूस की तरह ये देश टूटने के कगार पे है। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि संविधान निर्माताओं ने तो इसको इतना मजबूत बनाया है, संविधान इतना मजबूत बनाया है कि किसी भी तरह से इमरजेंसी में भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी पार्ट देश का इससे देश से अलग नहीं हो सकता, बिकॉज आवर कंट्री इज ए यूनियन ऑफ इंडिया है। ये उनका अमेरिका और रूस की तरह नहीं है, यह कॉग्निजेशन नहीं है, ये यूनियन ऑफ इंडिया है। कोई भी स्टेट, छोटा सा हिस्सा भी इस देश का इस संविधान के जो परिधि में है वो सब नहीं किया जा सकता। इस तरह की जो बातें करते हैं ये बहुत छोटी बात है, संयुक्त वो बहुत बड़े प्रवक्ता बनते हैं, मगर उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हर आदमी को सोचना पड़ेगा जो राइट माइंडेड आदमी है और सोचता है, जिसके स्पष्ट विचार हैं संविधान के और राष्ट्र की इस डेमोक्रेसी के। कोई राष्ट्रपति टाइप की प्रणाली चाहता है, प्रजातंत्र हो, मगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म इस देश में नहीं चल सकती। यहाँ पर तो हर स्टेट को कंसल्टेशन के आधार पर ये आपको कोई कानून बनाना है। 3 कैटेगरीज हैं आपको, जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो केवल यूनियन ऑफ इंडिया ही लेजिस्लेट कर सकती है,
कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की परिधि में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, जो नहीं है वो कॉमन है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो वो बड़ा क्लियर कट इतना अच्छा संविधान, लिखित संविधान दिया हुआ है, हर चीज़ स्पष्ट है। फिर इतने दिन से क्यों सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे कोई मैं बहुत बड़ा बहुत नहीं हूँ, मैं तो एक सरकारी नौकर रहा हूँ, अपनी राय स्पष्ट रूप से देता रहा हूँ सर्विस में, सारे जीवन भर संघर्ष करता रहा और परेशान भी होता रहा, मगर मैं अपने उस सही रास्ते राय बताने में अलग नहीं, छोड़ा नहीं। हमने अपनी आदर्श समाज पार्टी बनाई थी, उसमें कहा था कि हमें भ्रष्टाचार से नफरत है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करो, प्रजातंत्र को सशक्त बनाओ, सुशासन चलाओ, राजनीतिक अपराधीकरण बंद करो। एंड जहाँ पर है माननीय प्रधानमंत्री ने ये सब चीज़ें तो अपने एजेंडा में ले लिए, हमारे एजेंडा ले लिए कि साहब भ्रष्टाचार में जाके स्टेट गवर्नमेंट्स में भ्रष्टाचार के ऊपर नारे लगवाते हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कहेंगी जनता कि नहीं होना चाहिए। तो ये बात सही है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो संविधान में बातें हैं उसका भी अनुकरण किया जाना चाहिए। केवल हठ धर्मता से देश नहीं चल सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री के सामने बहुत छोटा आदमी हूँ, सर्वेंट हूँ, मगर मैं सही राय दे सकता हूँ अपने 35 साल के और 36 साल के IAS के और 3 साल IPS के अनुभव के आधार पर कि इसमें शुरू में कुछ कमियां रह गई हैं। कंसल्टेशन होना चाहिए था, जो आज कंसल्टेशन होता चारों तरफ घूम रहे हैं, उस समय होना चाहिए था प्राय कि भाई हम ऐसे बिल लाना चाहते हैं और उसमें आपके क्या कहना है। प्रदेश के दूसरी पार्टियों से भी कंसल्टेशन करना चाहिए था, उनको नहीं, उनके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए था बिना उनके कारण से, तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। गलती तो हुई है और माना भी है, सरकार ने माना है, अच्छी बात है। अब तो कोई सभी अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा, हमने कहा था पिछले उसमें चुनाव में उसमें लाइव में कि माननीय प्रधानमंत्री के बिना ख्याति नहीं है किसी की जो इस समस्या का समाधान निकाल सके। तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी प्रयास किया है और कहा है। अब तो मैं समझता हूँ सब बात सही हो रही है, केवल हठ धर्मिता रह गई है दोनों के बीच में। सही बैठ करके 29 तारीख को जो हो रहा है निर्णय हुआ है कि बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि संविधान को ध्यान में रखते हुए, देश को ध्यान, एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए, देश की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए देखते हुए और देश के ऊपर जो संकट छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए और उधर जो है किसानों को भी अपना समझते हुए ये देश आपका है, सबका है और सबके साथ विकास लेकर के चले और भागीदारी सुनिश्चित करवाएं। ये ज़रूरी है। मुझे विस्मृता होगी अगर कहें कि ये भागीदारी हर छोटे बड़े किसान की होनी चाहिए। ये बात चल जाए और आप जो है उसको सफल हों दोनों, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यही मुझे आज अपने छोटे से संबोधन में आप लोगों के सामने रखा है। मैं चाहता हूँ, अनुरोध करूँगा माननीय संजय राव साहब से, बड़े विद्वान हैं, खूब बोलते हैं, कि मेहरबानी करके इस तरह की बात नहीं, हल्के में भी नहीं कहनी चाहिए कि देश टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। क्योंकि हम लोग, हमारा संविधान और हमारे सभी नेतागण, सारे हमारे IAS ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं, जो देश की एकता अखंडता, IPS जो देश की एकता अखंडता को ही बरकरार रखने के लिए है। मैं सारे पुलिस ऑफिसर्स को जो इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कितने उनके ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है, ज़बरदस्ती हो रही है। एक सब इंस्पेक्टर उनके सामने लेट रहा है, मगर फिर भी उन्होंने, किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़े गर्व की बात है, स्पेशली मुझे जो IAS IPS पे गर्व करता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान, जय जवान, जय नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आज किसान आंदोलन के बारे में और राज्य सरकार के हट के बारे में, भारत सरकार के हट के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। इस संबंध में किसान जैसे ही नोटिस मिला था और इन्होंने जो बिल पास कराए थे तीनों, उसके बारे में मैंने प्रथम अपने वीडियो में स्पष्ट किया था, हर बात को समझाते हुए कि ये किसानों के लिए हितकारी नहीं होगा। मगर उसके बाद तमाम चर्चाएं होती रहीं और मैंने 4 वीडियो दिए और अंततः जिस तरह से किसान के हट और इधर सरकार की हट, दोनों के बीच में बहुत बड़ा बुखरा था। मैंने पहले ही उसमें कहा था कि ये जो बिल है वो ठीक नहीं है, इससे एनार्की पैदा होगी और आज की स्थिति यही है कि एक तरह की एनार्की
दिखाई दे रही है। एक इतने महीने हो गए, 40-50 दिन हो गए, और बताइए अभी तक जो किसान ठंड में ठठोरता हुआ परेशान घूम रहा है। उसको कोई होप नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। वो अपने कह रहे हैं कि जब तक तीनों बिल जो कानून है वापस नहीं होंगे, हम और उससे ज़्यादा सुनना नहीं चाहते। ये पहले दिन से ही कह रहे हैं, वो आज भी वही स्थिति है। तो हमने फिर यही अनुरोध किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और जिसे कहना चाहिए कि संविधान को बचाने वाले, संविधान को संरक्षण देने वाले, संविधान का सही इंटरप्रिटेशन करने वाली संस्था है, इंडिपेंडेंट हैं, उनको अब दखल देना चाहिए और इसको सुन करके कोई ना कोई निर्णय देना चाहिए। क्योंकि जब दो पक्ष हैं तो दो पक्षों के बीच में अगर इस तरह का अपोजिट विचारधारा है तो उसमें एक कह रहे हैं बहुत अच्छा है, दूसरे कह रहे हैं बहुत खराब है। तो इसमें तो निष्पक्षता के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्णय देना आवश्यक है, तब ये देश की जो एकता अखंडता के लिए जो खतरा पैदा हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और नहीं तो वायलेंट होती चले जा रहे हैं एक्टिविटीज़, वायलेंस क्या है, किसान करेंगे, किसान नहीं करेंगे तो किसानों के बीच में जो उनके दुश्मन हैं वो आके करेंगे और पुलिस से मुठभेड़ करेंगे। अभी तक किसान भाइयों को बहुत बधाई है कि उन्होंने बड़ा शांतपूर्वक ढंग से, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए थे उसका अनुपालन करते हुए शांतपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन किया है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। इन्हें जो वो ठीक है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स खड़े बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर ये जो अगर जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, मगर इतना ज़्यादा हो गया है। इससे जो है जो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सारे देश में किसान सम्मेलन के नाम से वही बात बताते रहे, दोहराते रहे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। यानी किसान नेता भी वही बात दोहराते रहे कि साहब ये जो हम किसी भी तरह से वापस नहीं देंगे, जब तक वापस नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं कोई अंत तो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो आप दिशा निर्देश दे दिए कि पीसफुली असेंबल रह सकते हो, मगर उसमें ये भी देखना होगा, फंडामेंटल राइट में रेस्ट्रिक्शन भी है कि वो दूसरों के लिए वो नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए भी उसमें दृश्य होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये सब का ध्यान रखते हुए संविधान विशेषज्ञों को चाहिए कि वो कहता चाहिए। बहुत से लोग बड़े भड़काऊ भाषण छोटे मोटे पार्टियों वाले जाके पहुंच जाते हैं। अब तो कोई वकील भी कह रहा है, बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहा है, अरे वकीलों को तो सारा सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ना चाहिए और बताना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में उनके किसानों के पक्ष में, हमारे आर्गूमेंट्स ये हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर निर्णय देगी। यूँ चिल्लाने से, पब्लिक में जाके भड़काने से ऐसे नेताओं से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसे तमाशा कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। अभी तो एक किसानों का सम्मेलन है, किसानों का आंदोलन है, आंदोलन तो अब होने की बहुत बातें हैं। शिक्षा के बारे में आंदोलन किया जा सकता है, शिक्षा का सत्यानाश हो गया। बेरोजगारों के द्वारा भी आंदोलन किया जा सकता है। नियम जो लेबर लॉज हैं उनके अमेंडमेंट हुआ, उसमें भी ऐसे आंदोलन हो सकता है। आरक्षण पे भी आंदोलन हो सकता है। तो आरक्षण और ये जो जितने भी इस तरह वो हैं उसके पीछे आंदोलन ही आंदोलन चलते रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, ये भी हम लोगों को सब गंभीरतापूर्वक जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। हमें पक्षपात हट करके निष्पक्ष रूप से बात करनी चाहिए। मैंने आपको भी देख लीजिए, मेरा यूट्यूब पे आदर्श समाज न्यूज़ के नाम से 5 वीडियो मैंने दिए हैं, हर एक में मैंने निष्पक्षता दिखाई है। जहाँ गलती है सरकार की, ये गलती रही कि उन्होंने बिना स्थिति स्पष्ट किए हुए, किसानों से बातचीत किए हुए, बिना राज्यसभा के मेंबर को पास किए हुए बिल को पास कर ज़बरदस्ती पास करा के जो काम किया है, उससे मैंने कहा था कि इससे एनार्की पैदा हो जाएगी। आप देख लीजिए आज वो स्थिति पैदा हो रही है, मारपीट हो रही है, किसान मारे जाने, कितने किसान भाई हमारे मारे गए, कितने दुख की बात है। बिना बात के इनोसेंट आदमी अपने अधिकार के लिए आए हैं और वो मारे जा रहे हैं। और कुछ लोगों को फ़ायदा है, ये भी हम बड़े डिटेल बता चुके थे कि जो भी एक ये जो आपकी सिस्टम चला रहे हैं कि साहब उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो किसान तो ये समझे बैठा है कि उसकी ज़मीन छीनने वाले हैं। सब बड़े बड़े लोग आ जाएंगे और बड़ी ज़मीन छीन ले जाएंगे, वो मजदूर के रूप में देखते रहेंगे और वो जो है माल कमाएंगे। तो अडानी, अंबानी, फलाने जितने भी बड़े लोग हैं इनको हटाइए ना, सरकार को चाहिए इनको बाहर निकालें।
इनसे कोई लेना देना नहीं, बहुत माल कमा लिया। और नहीं तो इनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, जैसे औरों के छापे पड़ रहे हैं इनके भी छापे होने चाहिए, और स्पेशल CAG के द्वारा इनकी सबकी जांच होनी चाहिए, बड़े बड़े लोगों की, कि इनको तमाशा हो क्या रहा है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी दिया गया है उसकी गहराई से छानबीन होनी चाहिए, तभी देश के लोगों को वो मिलेगी कि हाँ साहब हमारे देश जो है, देश में कुछ संविधान के तरीके से कार्यक्रम हो रहा है। और नहीं तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए वैसे ही खतरा हो रहा है। हम पड़ोस के इतने बड़े शक्तिशाली जो डेमोक्रेसी है उस पर अटैक हो सकता है। तो ये जो तमाम देश जो है प्रजातंत्र देश वो घबराने लगे हैं कि कहीं ऐसा हमारे देशों में नहीं होने लगे। तो इसको ज़रूरी है कि जो कि पढ़े लिखे निष्पक्ष काम करने वाले लोग हैं वो किसी की चमचागिरी न करके, किसी की पक्ष न लेते हुए, और मीडिया को मैं सुनता रहता हूँ, इंडिया TV वाला निष्पक्षता के जगह सिर्फ भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की, उन्हीं की बातें गुणगान करते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब किसी ने नहीं उठाया इस बात को कि साहब जो वेस्ट बंगाल में आप चले जा रहे हैं नेता लोग, और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन तो होगा ठीक है बाद में, मगर अभी कितनी भीड़ आ रही है। ठीक है, भीड़ आ रही है, आपके पास पैसा है, रुपया देते हो, भीड़ आ जाती है। किसी आसपास के प्रदेशों के जो लोग हैं, जो RSS के सपोर्टर्स हैं, वो आ जाते हैं आप जय सिया राम के नारे लगने वाले। मगर मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री से कि आप लोग प्रधानमंत्री हुए, होम मिनिस्टर हुए और मिनिस्टर हुए, वो सेकुलर संविधान के अंतर्गत आप बने हुए हैं, तो आपको तो सेकुलर रहना पड़ेगा। आप एक धर्म के नाम से इलेक्शन में प्रचार नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ प्रचार करने जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहिए और होम मिनिस्टर रहिए, एज ए पॉलिटिकल वर्कर की तरह वहाँ जाइए और प्रचार करिए खूब, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये अजीब सा लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के नीचे खूब झुके हैं, संविधान को अपना धर्म ग्रंथ बताया है, उसके विपरीत वहाँ जाके जय सिया राम एक धर्म की बात कहना संविधान के विरोध में है। आप जो ये नारे धर्म के अलावा कोई काम नहीं है। आप जो विकास का काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बताइए सब लोगों को विकास के काम से। उसमें ये धर्म के नाम पे, क्योंकि हिंदू वो RSS वाले कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही हैं। तो ये सब बातें जो हैं देश को बड़ा खोखला कर रही हैं, प्रजातंत्र को खतरा पैदा कर रही हैं। इसलिए मैं पुनः हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह से कृपा करके इसमें इंटरवीन करिए और जल्दी से जल्दी हमारे किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे सरकार, और उनके जो जानें गई हैं उनको अच्छा सा कंपनसेशन मिले। जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय जवान। सर नमस्कार, आदर्श समाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर जैसा कि आप अभी देख ही रहे होंगे, किसान आंदोलन और सरकार के बीच में यानी कि जो भी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है, कहा जाए तो अभी कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। इसी बीच 26 जनवरी आने वाली है और ट्रैक्टर का आंदोलन जो होने वाला है, बहुत बड़ी रैली निकलने वाली है। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हमेशा इस बारे में कहते रहते हैं और ऑलरेडी आप 5 वीडियो बना चुके हैं किसान आंदोलन के ऊपर। जी सर। नमस्कार किसान भाइयों और अन्य भाइयों बहनों एंड सरकार, मैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये स्थिति जो आ गई है वो बड़ी दयनीय है, क्योंकि लगभग 2 माह से किसान ऐसी ठंड में सुकड़ते बैठे हुए हैं और अभी उनको कोई आशा नहीं दिखाई दे रही कि समाधान कुछ होगा। समाधान तो माननीय उच्चतम न्यायालय के हाथ में ही है, क्योंकि 2 पक्ष जब हटी पर उतारू हों तो एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए निर्णय लेने के लिए, और संविधान को ध्यान में रखते हुए जो अपना निर्णय दे। एंड उसके लिए उच्चतम न्यायालय ही एक संस्था है जो कि सारे लोगों के अधिकारों को जो संविधान में दिए हैं उनके सुरक्षा के लिए बनी है। संविधान का रखवाले, संविधान को सही इंटरप्रिटेशन करने और संविधान के अंतर्गत देश को चलाने के लिए, प्रजातंत्र को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही दिशा निर्देश दे सकती है। जब 2 हट हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि कानून जल्दबाजी में बने, गलती हुई, सरकार ने भी मान लिया। जो हमने शुरू में ही कहा था कि जल्दबाजी हो गई और गलत हो गए, कंसल्टेशन करने के बाद बनना चाहिए था, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके बनना चाहिए था, वो उसकी गलती हुई, खैर ठीक है। मगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे मान लिया और 3 माह के लिए स्थगित कर दिए। तो जब 3 माह के लिए आपने स्थगित कर दिए
तो माननीय उच्चतम न्यायालय से ये अनुरोध है कि मान लिया आपने कि गलत बने हैं तो इनको रद्द करिए, जिससे ये जो जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की, पब्लिक ऑर्डर की स्थिति आ रही है वो समाप्त हो जाए। और फिर बाद में सरकार चाहे तो इन्हीं को किसान यूनियन से वाले नेताओं से बातचीत करके और जनरल बात करके पार्लियामेंट में दोबारा बिल प्रस्तुत करे। जो वो कह चुकी है कि हम सुधार करने को तैयार है, तो वो कैंसिल होने के बाद दोबारा भी तो सरकार को कौन रोक रहा है कि दोबारा बिल लाए और दोबारा पास कराए। तो इस तरह से समाधान ये आराम से हो सकता है। दूसरा ये है, किसान जो बात है उनकी बात वो सत्य हो गई, डिस्कस हो गए, सब जगह हो गए कि उनके वास्तव में लॉन्ग रन में जो है तो उनके खराबी हो सकती है उनके लिए, उनका है। अब भ्रम है तो भ्रम को तो दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो किसान दाता हैं, अन्नदाता हैं, सभी लोगों का जो उधर ध्यान गया हुआ है, भटक रहे हैं लोग, परेशान हैं। और हम तो किसान के बेटे हैं, तो शुरू से ही हमने इस बात को उठाया था कि अगर ये नहीं होगा तो एक तरह की जो बाकायदा प्रजातंत्र जो है मुहक्करासी हो जाएगी और डिस्टर्ब होगा, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, जो आज स्थिति आ रही है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि आपने कहा कि गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को आज गणतंत्र दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया था। हर आदमी की आस्था इसमें निहित है। हर आदमी चाहता है कि हमारा गणतंत्र दिवस पे ऐसी शपथ लें जिससे कि और हमारा देश आगे उन्नति करे, प्रगति करे, और काफ़ी अच्छी प्रगति कर रही है। तो इससे जो है बड़ा प्रसन्नता होती है लोगों को। मगर ये हर एक का किसी को पूछ लीजिए उसको बड़ा सेटबैक है, चाहे उसके किसान आंदोलन के पक्ष में जो लोग हैं और विपक्ष में जो लोग हैं, वो खुद भी अंतर्निहित जो उनका ध्यान हो, अगर सोचेंगे तो कॉन्सेंस उनकी भी कह रही होगी कि इसका समापन होना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो मैं एज ए प्रशासक के रूप में रहा हूँ। ये शुरू में ही गलती हुई, नेगोशिएशन करके उसे आ देना चाहिए था, समझाना चाहिए था, तब बिल पास होते तो बहुत ही अच्छा होता देश के लिए। एनीवे, अब जब हो गया है तो इसको जो है निकालें। और किसान नेताओं से भी अनुरोध है कि आप अगर ये बात सही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली हो चाहे कोई भी हो, हर इंडिविजुअल व्हीकल भी अपना तिरंगा झंडा लेके कहीं भी निकल सकता है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय पर्व है और गणतंत्र दिवस है जिस पे हमें गौरव है। तो हर आदमी अपने कार में भी झंडा लगा सकता है, जा सकता है। तो ट्रैक्टर के भी अपना एक रूट है, उसमें जा सकते हैं कि रूट पे अगर वो अनाउंस कर रहे हैं, अगर कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुलिस कमिश्नर ये समझते हैं कि यहाँ से पब्लिक ऑर्डर ठीक नहीं होगा, यूँ कुछ होगा, जबकि वो किसान दे रहे हैं लिख के कि हम कोई अशांति पैदा नहीं करेंगे, अगर वो ले जाना चाहते हैं तो ले जाने में कोई अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर किसानों को भी चाहिए कि इसमें अगर उसमें गुंडे घुस गए उनकी रैली में ट्रैक्टर के साथ में या कुछ कर गए तो आपकी बदनामी हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, डिस्टर्ब होना चाहिए। जैसे शांतिपूर्वक ढंग से आपने अभी तक अपना आंदोलन चलाया है, इस पर सभी देशवासियों को गर्व है कि हमारा प्रजातंत्र यानी बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब के संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा सपोर्ट किया है। इसलिए हमें इस बात पर गर्व है कि आप भी शांतिपूर्वक ढंग से अपना ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे और उस पर झंडा लगाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारा गणतंत्र दिवस है, सबकी आस्था जुड़ी हुई है। सारा कोई ऐसा नहीं है सिटीजन जो अपने इस गणतंत्र दिवस पर गर्व न करता हो। तो ये ध्यान रखिए, इसको छोड़ करके अगर संभव हो तो इस पे अपना कदम पीछे उठा लीजिए। और आपकी बात तो सबको पास पहुंच ही गई है। अब तो ये सिद्ध हो ही गया है कि लॉ जो बनाए गए, 3 विधान बनाए गए, वो गलत है। आपका बात सही हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान लिया है, तो आप मान जाइए, हट मत करिए और उसको जल्दी से जल्दी अपने हित के बात जो है, जो हमने बताया कि तीनों एक्टों को सुप्रीम कोर्ट स्क्रैच करे, ख़त्म करे और फिर जो है सरकार उन्हीं तरह के कोई अपना अमेंडमेंट जो किसानों से आप वायदा कर रहे हैं, अमेंडमेंट करने के पश्चात उसमें नए एक्ट के लिए पार्लियामेंट से स्वीकृति दे, तो इसमें देश की एकता अखंडता के लिए भी कोई खतरा नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी शान रहेगी। आन मान शान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, भारतीय गणतंत्र जिंदाबाद एंड सभी लोगों के लिए गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भाइयों नमस्कार।